डेवलपर्स कोड लिखते हैं, टेस्ट इंजीनियर्स टेस्ट करते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर्स क्या करते हैं? I am in the fourth year of my college. How can I start preparing for DevOps? Why do DevOps engineers get paid so much? That's a good one. Which tool should I start practicing for DevOps? ये बहुत जेन्युइन से क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको डेवऑप्स में जाना है कॉलेज के बाद तो क्या पढ़ा जाए, या कॉलेज का कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपको डेवऑप्स में आने के लिए हेल्प करेगा। आज का ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए है, उनके लिए है जो अभी कॉलेज में है, फाइनल ईयर के आसपास, या 1 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या किसी दूसरे फील्ड में हो और डेवलपमेंट में हो या क्यूए में हो और आपको डेवऑप्स में आना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो और किसी और बैकग्राउंड से हो और आपको डेवऑप्स में आना है, तो उसके लिए ये वीडियो सही नहीं रहेगा। उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है या एक नया कल्चरल शिफ्ट मार्केट में आता है, तो अपने कॉलेजेस को उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, विच इज़ नेचुरल, क्योंकि आपका जो कोर्स है इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ जेनरिक ओवरव्यू कि आप अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जेनरिक रहेंगे फॉर डिफरेंट फील्ड्स। अगर आपको डेवलपर बनना है तो तब भी आपको यही पढ़ना है, अगर आपको क्यूए इंजीनियर बनना है तब भी यही पढ़ना है, और अगर आपको डेवऑप्स में जाना है तब भी आपको यही पढ़ना है। डेवऑप्स एज अ टेक्नोलॉजी, डेवऑप्स एज अ स्किल सेट, इट इज़ रिलेटिवली न्यू। ये आज से 5-10 साल पहले था, बट इतना इसमें डिमांड नहीं था। 15 साल पहले तो किसी को ये शायद ये टर्म भी नहीं थी। हैविंग सेड दैट, अगर आप एक जेनरिक ओवरव्यू लेके चलो तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी कि डेवऑप्स इंजीनियर करते क्या है, और अगर आपको डेवऑप्स में आना है तो आपको क्या करना होगा और आप आने के बाद क्या करोगे। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था और जब मैं अपने फाइनल ईयर के आसपास था तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था। तो आई थिंक अभी भी वैसा ही कल्चर है, सबको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है फॉर द फाइनल ईयर टू गेट इट अप्रूवल, टू गेट अच्छे खासे नंबर होते हैं उसके, उस प्रोजेक्ट के। तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो एक मैसेजिंग ऐप थी जिसमें 2 क्लाइंट आपस में बात कर सकते थे। उस टाइम पे व्हाट्सएप इतना ज़्यादा शायद था ही नहीं, और फेसबुक मैसेजिंग भी इतना कुछ पीपल डिडंट रियली कंसिडर दैट एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। और ज़्यादातर लोग जो है याहू मैसेजिंग यूज़ करते थे। आई नो आजकल के कॉलेज ग्रेड्स को लगेगा कि ये कौन से ज़माने की बात है, बट दिस यूज़ टू हैपन। याहू मैसेंजर एक बहुत सही चीज़ थी, ऑर्कुट यूज़ करते थे हम तब, बट या those were the forefathers of today's chatting and messaging apps. But anyways, तो हम 3 दोस्त थे, और बाद में हमारे साथ एक सरदार जी भी ज्वाइन हुए थे, पिक्कू सिंह, जो आजकल कनाडा में है। तो वी डिसाइडेड टू बिल्ड दिस ऐप एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो हमारे में एक ही लैपटॉप था पूरे ग्रुप में। तो जिस दोस्त के पास लैपटॉप था वो लैपटॉप लेके आ जाता था, और मैं और मेरा दूसरा दोस्त मुश्तबा, हमारे पास जो है वो बड़े वाले पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी होते थे, वो डेस्कटॉप होते थे पेंटियम वाले। तो हमारी जो क्लाइंट है वो उसमें इंस्टॉल थी, और दूसरी क्लाइंट जो है वो लैपटॉप में इंस्टॉल थी। तो जब भी डेमो देना रहता था या कोई अपने जो टीचर हैं हु वाज गाइडिंग अस, उसको दिखाना था कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या डेवलप कर रहे हैं, तो एक बंदा लैपटॉप लेके आता और 2 बंदे अपने अपने वो पूरे सीपीयू और प्रोसेसिंग यूनिट लेके चलते रहते थे। क्योंकि हमारी जो ऐप है वो सिर्फ हमारे ही कंप्यूटर्स में चलती थी, वो किसी दूसरे सिस्टम में नहीं चलती थी। हमने कभी ट्राई भी नहीं किया कि हम ट्राई कर रहे हैं क्यों नहीं चल रही, बिकॉज वो हमने हमारी वो उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। हमने कोड अपना लिखा था सी शार्प में, और एक विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बना दी, और ये एप्लीकेशन जो है हमारे सिस्टम में चल रही है, सही है। तो ये था हमारा तरीका डेमो देने का, या ये था हमारा तरीका प्रोजेक्ट बनाने का। वी वे फोकस्ड ऑन द एप्लीकेशन। एंड द रीज़न, मैं ये जो आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि तब people didn't consider that it is necessary for a project to be compatible, adaptable, portable,
एंड डिप्लॉयबल ऑन एनी सिस्टम। हमारा प्राइम फोकस था कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपने कैसा कोड लिखा है, वो चलता है या नहीं चलता। और यही चीज़ अगर आप आज के टाइम पे करोगे, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और आप आज डेमो दे रहे हो, तो आपका जो सोर्स कोड है वो होना चाहिए गिट में या SVN में या कोई भी रिपोजिटरी में विच इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनी इंटरनेट क्लाइंट। आप कभी भी कहीं भी ब्राउज़र से या कभी भी कहीं भी कंट्रोल पैनल से यू शुड बी एबल टू एक्सेस दैट सोर्स कोड। तो आप चाहे जो मर्जी प्रोजेक्ट बना लो, मान लो आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये प्रोजेक्ट शुड बी अवेलेबल इन गिटहब। तो अब इसको रन कहाँ पे करें? आपके पास लैपटॉप है बट यू विल नॉट बी इंस्टॉलिंग दिस ऑन योर लैपटॉप, यू विल बी मेकिंग इट कंपैटिबल। आप एक क्लाउड वेंडर उठा लो, AWS का या GCP का या एज्योर का, एंड कोई से भी सिस्टम में जाके ब्राउज़र में लॉग इन कर लो उस क्लाउड वेंडर के क्लाइंट पोर्टल में, एंड देन यू स्टार्ट अ मशीन एंड देन पुल योर कोड देयर एंड एग्जीक्यूट इट। This is the way that you will work, or this is the way that you will do your project today, or you should do your project। अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसे, तो ऐसा ज़रूर करना स्टार्ट कर लो प्लीज़। यही तरीका है कि आप फ्यूचर में काम भी इसी तरीके से करोगे। आपके पर्सनल लैपटॉप में जो चल रहा है वो हर जगह चलना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए दैट नाउ नॉट ओनली योर एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट हाउ योर एप्लीकेशन इज इंटरैक्टिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपकी एप्लीकेशन शुड बी कंपैटिबल और शुड बी एग्जीक्यूटेबल एनीवेयर एनी टाइम। अब लोग वैसे नहीं देखते एप्लीकेशन डेवलपमेंट को इन आइसोलेशन। आजकल आइसोलेशन में अगर कोई चीज़ चल रही है तो इट्स यूजलेस। पीपल डोंट इवन बॉदर यूजिंग इट इफ इट इज़ नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंपैटिबिलिटी और ईज ऑफ यूज़, और इसका एग्जीक्यूशन कैसा है, इसकी सिक्योरिटी कैसी है, ये VMs में चलेगा या नहीं, ये कंटेनर में चलेगा या नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप सोचने लग जाओगे, you are automatically following the principle of DevOps. In simple words, you are actually practicing DevOps from your college project itself. यही प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने एक लाइब्रेरी सिस्टम बना लिया और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सुपर हिट हो गया। सारे जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सबको सब ये यूज़ करना है, ठीक है। तो अचानक से आपके 10,000 यूज़र हो गए। आपने अभी तक टेस्ट किया था 2 क्लाइंट के साथ या 3 यूज़र्स के साथ या मान लो 10 यूज़र्स के साथ। अब आपकी एप्लीकेशन 10,000 या 1,000, मान लो 1,000 यूज़र्स के साथ कैसे चलेगी? हाउ इट विल बी कंपैटिबल? हाउ कैन इट मेंटेन द यूज़र सेशंस, द लोड? तो आप सोचोगे कि भाई मेरा लोड कैसे मेंटेन हो? अब मैं एप्लीकेशन को एक ही जगह एक ही सर्वर में रखूं या मल्टीपल सर्वर बना के रखूं, तो ऑटोमेटिकली आप लोड बैलेंसिंग पढ़ने लग जाओगे। अब जो मेरे यूज़र्स मुझ पे अपना लोड डाल रहे हैं, उनके सेशंस को मैं कैसे मेंटेन करूं, तो आप ऑटोमेटिकली कैशिंग, कुकिंग, ये सब चीज़ें देखने लग जाओगे। बैक एंड में जो मेरा डेटा है मान लो आपने एक वेबसाइट बना ली है इसके लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, तो इस वेबसाइट का जो बैक एंड डेटा है उसको कैसे मैं ज़्यादा फास्ट बनाऊं, तो आप ऑटोमेटिकली इन मेमोरी के बारे में पढ़ने लग जाओगे। सो व्हेन यू टेक द एंटायर सिस्टम इनटू कंसिडरेशन, that is when you are moving out of the application development scope and understanding the system scope। और यही वो चीज़ है जो DevOps engineers करते हैं। They design the system, they build the system, they maintain the system। So I hope this gives you some kind of an understanding of what your work as a DevOps engineer is going to be। आप जो है ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही मंडराते रहोगे, ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपका जो है करियर बनने वाला है। तो ये तो हो गया हमारे एग्जाम्पल की बात। नाउ देयर आर सर्टन प्री रिक्विजिट्स जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है फॉर बिकमिंग अ गुड डेवऑप्स इंजीनियर। हम इसको जो है 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज। आप विंडोज़ यूज़ करें या मैक OS यूज़ करें, आपके लिए नेसेसरी है कि आप लिनक्स भी पढ़ें। आई वोंट बी रॉन्ग इफ आई से 90 to 95% जो प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स हैं दे ऑल रन इन लिनक्स और लिनक्स लाइक एनवायरनमेंट। सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लिनक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कर्नल क्या है, ये बूट कैसे होता है, आपके फाइल सिस्टम्स क्या है, आपका प्रोसेस टेबल कैसा दिखता है, आपका
बहुत ही सिंपल, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो योर वे अराउंड, ठीक है? टर्मिनल आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कमांड्स कैसे रन करते हैं, इतनी नॉलेज बस है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड पार्ट इज़ आपको बेसिक नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं, दो एप्लीकेशंस आपस में कैसे बात करते हैं। अगर आपको फायरवॉल ओपन करना है या आपको एक नया पोर्ट ओपन अप करना है, तो वो कैसे करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डोंट गो इनटू द बिट्स एंड बाइट्स लेवल ऑफ नेटवर्किंग, वो आपका काम नहीं है। वो एक CCNA, NPN, CCIN नेटवर्क डोमेन का काम है। आप एप्लीकेशन लेवल पे कैसे नेटवर्किंग होती है वो देख लो। एक क्लाउड वेंडर या AWS का एग्जांपल ले लो कि AWS लेवल पे बहुत सारे फ्री यूट्यूब कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो देख लो। सिंपल नेटवर्किंग, हाउ इट हैपन्स, हाउ एप्लीकेशन लेयर नेटवर्किंग हैपन्स, वो देख लो, काफ़ी है। डोंट गो अगैन टू मच डीप इनटू दिस एंड डू नॉट स्पेंड मनी ऑन कोर्सेज एट दिस मोमेंट एटलीस्ट। पहले एक बेसिक आइडिया ले लो, उसके बाद भले ही आपके पास पैसे हैं तो यू कैन गो इनटू बूट कैंप्स एंड यू कैन डू पेड कोर्सेज। They charge you a lot, but they also give you a very good return of your investment. So I highly recommend you spending money on those courses, but not at this moment. तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपको जो जानना ज़रूरी है, दैट इज़ VMs और कंटेनर्स के बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो मे बी नॉट दैट मच नेसेसरी, बट डेवॉप्स के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि एक VM कैसे काम करता है, ठीक है? एक VM होता क्या है पहले तो, एक कंटेनर क्या होता है, एक क्यूबरनेटिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट या इफ़ यू गो देयर दैट्स गुड, बट इफ़ यू स्टिक टू कंटेनर्स दैट इज़ सफिशिएंट। सो एक कंटेनर क्या होता है, एक VM क्या होता है, VM के अंदर अगर आप कुछ रन करना चाहते हो तो वो कैसे रन होता है, उस लेवल की नॉलेज ले लो। The fourth and the final part is you should have some understanding of what cloud computing is. Cloud computing has changed the game entirely. अभी जो है impossible है to imagine a production grade application which is totally on premise and which is microservice architecture based and which is future driven. बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो मेन फ्रेम में काम करते थे, इवन दे आर नाउ शिफ्टिंग टू क्लाउड प्रोवाइडर्स। अगेन मेरा सजेशन रहेगा कि आप AWS पिक करें, क्योंकि पहली चीज़ आसान है, दूसरी चीज़ जितना आपको जानना है वो सब फ्री में वहाँ मिलेगा। तो बेसिक EC2 क्या होता है, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग आप ले लो। तो ये सब चीज़ों में मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं कह रहा कि प्रोग्रामिंग करो या आप बैक एंड देखो या आप फ्रंट एंड देखो या आप डेटाबेसेस देखो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ब्रेड एंड बटर है। आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये आप ऑलरेडी करोगे और आपको करनी है। इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है? प्रोग्रामिंग आपको आनी पड़ेगी एंड at least in the initial part of your career you can pick any language जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। My recommendation is Python और Golang। अगर आप ऑलरेडी एक पास आउट हो और कुछ साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो Golang पिक कीजिए। बहुत सही लैंग्वेज है, बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स उसकी जो है आपको मिल जाएंगी एंड यू कैन डू pretty much everything that you can do with other languages. Python again, tried, tested, one of the market leaders, so I don't need to speak much about it. But these I'm not categorizing in points because I am considering them as prerequisite. वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उम्मीद है इसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप डेवॉप्स में आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहाँ आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के बारे में सोचते हो। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी टॉक्स अबाउट डेवऑप्स यू विल कोरिलेट, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि ये अच्छा, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप डेवऑप्स के लिए हेड स्टार्ट नहीं ले सकते हैं। इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स वट एवर वी डिस्कस, यू ऑलरेडी हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस डोमेन में, जिसको सिस्टम इंजीनियरिंग या जिसको ऑटोमेशन या जिसको SRE कहते हैं, आपको क्या करना रहेगा। सो यू विल हैव अ गुड हेड स्टार्ट देयर। तो एक सजेशन जो मेरा रहेगा वो ये है कि आप टूल बेस्ड एजुकेशन मत लेना। मान लो आपको किसी ने कह दिया कि जेनकिंस बहुत ही ज़बरदस्त टूल है CI का, जो कि है,
तो आप जेनकिंस सीखने लग जाओगे ये सोचे बिना कि आप जेनकिंस से करने क्या वाले हो, व्हाट इज द एंड गोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग जेनकिंस इन योर प्रोजेक्ट। आप जेनकिंस यूज करो, बट वो तब करो जब आप सीआई के लेवल में आओ और आपको सीआई इंप्लीमेंट करना रहेगा, जब आपको बिल्ड प्रोसेस बनाने रहेंगे। दैट टाइम व्हेन यू हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ जेनकिंस, यू पिक दैट टूल। लाइकवाइज आप मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिंग के टूल्स देखो, बट जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, टूल ड्रिवन करियर इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि टूल आज के टाइम में हर 2-3 साल में एक नया टूल आ जाता है और वी पिक इट अप, वी हैव टू पिक इट अप समटाइम्स बिकॉज देयर इज़ अ न्यू फीचर विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल, या समटाइम्स कस्टमर रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉग्स चाहिए जो कि एक टूल देता है, तो उसी फॉर्मेट में उनको लॉग्स चाहिए, तो आप वो टूल उठा लोगे। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहिए, टेक्नोलॉजी समझिए, बेसिक रिक्वायरमेंट समझिए प्रोफाइल की। टूल्स जो है आते जाते रहते हैं और आप भी बहुत सारे टूल्स यूज़ करने वाले हो। एंड डू नॉट बी एडमेंट अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक वेरी अर्ली इन योर करियर। आप 19-20 साल के हो या 22-23 साल के हो, आप अभी से जो है अपने 50 साल के करियर या 40 साल के करियर के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। एज यू ग्रो मच इन एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, यू विल मेक स्मार्ट डिसीजंस। तो आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी फाउंडेशन सही है, यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द नॉलेज दैट यू आर गेनिंग। अगर आज आप डेवलपर हो, कल आपको ऑटोमेशन में जाना है, परसों आपको डेवऑप्स में जाना है, या उसके बाद आपको साइंटिस्ट बनना है, those are gradual changes that will happen all through your career. So don't be adamant on the decisions that you are making now. You're very young. Give yourself time. और जो मिल रहा है opportunity, grab it and then improvise on that. Learn. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आज लग रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता हूँ फ्यूचर में, और जब आप एक्चुअली बन जाओगे तो आपको मज़ा भी आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाई डिमांडिंग प्रोफेशन एज वेल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वंस यू रीच योर एंड गोल, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल लाइक इट, and it's okay because people change, their behaviors change, their requirements change. तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, if you learned something, make sure that you are sharing it with your friends, with your colleagues, with your classmates, and I'll see you in the next video. Take care.